मधुमती जी परेशान हैं। वो बार बार किसी को फोन लगाए जा रही हैं। क्या हुआ माँ? काफी दिनों से अनुपमा का नंबर नहीं लग रहा। तो क्या हुआ माँ? जीजा जी को फोन लगा दो। कई बार लगा चुकी। तेरे जीजा जी बोलते हैं कि अनुपमा घर पे नहीं है। कभी बाजार गई है, कभी पार्क गई है, और तो और वो वापस आके मुझे फोन भी नहीं लगा रही। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। ऐसे क्यों माँ? नहीं पता बेटा, लगता है अनुपमा के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो इतने दिनों तक मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकती। माँ ऐसा कुछ भी मत सोचो, मैं अभी जीजा जी को फोन करके पूछता हूँ। प्रभु ने अपने जीजा जी को फोन लगाया। हेलो हेलो जीजा जी, दीदी है क्या? अरे दीदी तो घर पे है। मैं अभी सोनू को लेकर बाहर निकला हूँ, घर लौट कर बात करवाता हूँ। ठीक है जीजा जी। माँ, जीजा जी ने कहा है वो घर पहुंचकर बात करवाएंगे। मैं कुछ देर में उन्हें वापस कॉल लगाऊंगा। ठीक है बेटा। मधुमती और प्रभु इंतजार करते रहे। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। प्रभु ने वापस अपने जीजा जी को कॉल लगाया। इस बार उसके जीजा जी ने फोन ही नहीं उठाया। वो कई बार फोन लगाता रहा, पर किसी ने फोन आंसर नहीं किया। अब प्रभु भी परेशान हो गया। उसे माजरा समझ नहीं आ रहा था। माँ, मैं कल ही दीदी के पास देहरादून जाता हूँ, तू चिंता मत कर। माँ, सब कुछ ठीक होगा, फिक्र मत करो। अगली सुबह प्रभु दिल्ली से देहरादून आ गया और अपने जीजा जी के घर की ओर चल पड़ा। वो कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जीजा जी राजेश सोनू के साथ पार्क में ही खेल रहे थे। जीजा जी, तुम यहाँ? अपने साले को वहाँ देखकर राजेश बौखला गया। वो दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। वैसे भी कई महीनों से दीदी से बातचीत नहीं हुई है। अब हाँ ठीक है, चलिए घर चलते हैं। नहीं, घर जाकर क्या करना है, हम यही बात करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी? दीदी घर पे ही होगी ना? वो अनुपमा। क्या बात है जीजा जी, कुछ हुआ है क्या? हाँ, अनुपमा और मेरा झगड़ा हुआ है और 1 महीने पहले वो घर छोड़कर चली गई। ऐसे कैसे घर छोड़कर चली गई? और ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? वो मैंने सोचा कि कुछ दिनों में अनुपमा का गुस्सा शांत होगा और वो वापस घर लौट आएगी। पर दीदी है कहाँ? पता नहीं, मैंने उसकी सारी सहेलियों के पास पता किया, वो कहीं नहीं है। जीजा जी, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस बीच में आएगी तो सबकी बेइज्जती होगी। जीजा जी, इज्जत दीदी के जान से बड़ी थोड़ी है। चलिए पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। नहीं प्रभु, अगर हम अभी गए तो पुलिस बोलेगी कि इतने दिनों तक सो रहे थे क्या? उन्हें मुझ पर ही शक होगा। मैं अनुपमा को ढूंढने की हर कोशिश कर रहा हूँ। हे भगवान, जीजा जी, आप दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ था? तेरी दीदी को शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की पर वो सुन ही नहीं रही थी। तू तो अपनी दीदी की जिद जानता है ना? जीजा जी, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास गया था। उसने कहा है कि वो जल्द ही अनुपमा को ढूंढ लेगा। आपको पूरा यकीन है? हाँ ठीक है, मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। प्रभु ने सोनू को गले लगाया और फिर निराश होकर गार्डन से निकलने लगा। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे किसी औरत ने आवाज लगाई। अरे, तुम तो प्रभु हो ना, अनुपमा के भाई? हाँ, पर आपको कैसे पता? अनुपमा ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। वो तुम्हारी बहुत बातें करती थी। वैसे वो मायके से कब तक लौटेगी? मायके से? हाँ, राजेश ने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलने मायके गई है और कितने दिनों से उसका फोन ही नहीं लग रहा। आखिरी बार मैंने राजेश और अनुपमा का झगड़ा सुना था। हमेशा की तरह राजेश उसे पीट रहा था। जीजा जी दीदी पर हाथ उठाते थे? हाँ, तुम्हारे जीजा जी उसे अक्सर मारा करते थे।
पता नहीं उन दोनों में क्या अनबन थी। वो बहुत परेशान थी। खैर, उससे कहना मुझे कॉल करे। हाँ जी। इस औरत की बात सुनकर प्रभु को अपने जीजाजी पर संदेह हो गया। वो तुरंत पास वाले पुलिस स्टेशन में गया और उसने अनुपमा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और ये भी नोट करा दिया कि राजेश अनुपमा को मारता पीटता था। कुछ घंटों बाद पुलिस प्रभु के साथ राजेश के घर पहुंची। पुलिस को वहां देखकर राजेश ठिठुर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर ने उसे दबोच लिया और एक जोर का तमाचा लगाया। अनुपमा कहाँ है? अनुपमा कहाँ है? बोलता है कि बताता हूँ। राजेश ने किचन की ओर रखे डीप फ्रीजर की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर ये देखकर हैरान था। हवलदार ने फ्रीजर खोला तो फ्रीजर के अंदर खाली पॉलिथीन के पैकेट्स थे। हवलदार ने एक पैकेट खोला तो उसमें एक औरत का हाथ था। हवलदार डर गया और उसने वो पैकेट जमीन पर फेंक दिया। इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई जब फ्रीजर के अंदर की सारी थैलियों को बाहर निकाला गया। जब फ्रीजर के अंदर की सारी थैलियों को खोला गया तो उसमें अनुपमा के शरीर के टुकड़े थे, कुल मिलाकर 70 टुकड़े। ये वहशियत देखकर लोगों के मन पसीज गए। राजेश को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। राजेश ने अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 70 टुकड़े क्यों किए थे? इतना घिनौना काम करते वक्त उसके हाथ पैर क्यों नहीं कांपे? राजेश इंसान है या हैवान? राजेश गुलाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 70 टुकड़े किए थे। इतना घिनौना जुर्म क्यों किया, ये हर कोई जानना चाहता था। पुलिस ने राजेश गुलाटी से पूछताछ शुरू की। तूने अनुपमा से लव मैरिज की थी, तो तूने उसी औरत को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? राजेश गुलाटी चुप था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। इंस्पेक्टर ने गुस्से में राजेश गुलाटी को एक जोर का तमाचा लगाया। बोल नहीं तो आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हम पुलिस वालों को तुझ जैसे क्रिमिनल से सच उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर ने डंडा उठाया और जोर जोर से राजेश गुलाटी को कूटने लगा। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। इंस्पेक्टर ने राजेश को एक गिलास पानी दिया। अब बोल। मैं और अनुपमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इसी बीच हम दोनों में प्यार हो गया। और कॉलेज के बाद एक दिन अनुपमा बहुत परेशान होकर मेरे पास आई। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता किसी और लड़के से तय कर दिया है। पर राजेश, मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ और बस तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो मैं आकर तेरे घर वालों से बात कर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरे लिए करोड़पति रिश्ता ढूंढ लिया है और तुम्हारे पास तो नौकरी तक नहीं है। हम दोनों को भागकर ही शादी करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है राजेश। उस वक्त मुझे अनुपमा की बातें सही लग रही थी। कुछ दिनों बाद हमने भागकर मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद कुछ महीनों तक दोनों घर वाले हमसे नाराज थे। 2 महीने बाद लंदन में मेरी जॉब लग गई। अनुपमा और मैं दोनों बहुत खुश थे। मैं अनुपमा को बहुत लकी समझ रहा था। फिर हम लंदन पहुंचे। यहाँ मेरे पास अच्छा घर था, अच्छी नौकरी थी, हमारी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। अनुपमा प्रेग्नेंट हो गई और हम आगे की खुशहाल जिंदगी की कामना कर रहे थे। फिर क्या हुआ? 9 महीने बाद अनुपमा ने सोनू को जन्म दिया। हमारी जिंदगी में एक नया दीपक आया। पर बच्चे के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने 1 साल बाद दूसरी नौकरी ढूंढ ली। ये नौकरी लंदन शहर से दूर थी।
मैं वीकेंड्स पर ही घर आ सकता था बस। इसलिए मैंने अपने दोस्त विवेक को अनुपमा का ख्याल रखने के लिए अपने ही घर पर रख लिया। विवेक कौन है? विवेक मेरा कॉलेज में जूनियर था। अनुपमा भी उसे जानती थी। वो भी लंदन में काम करता था और घर की तलाश में था। मैंने सोचा आधा किराया भी दे देगा और अनुपमा की इतनी चिंता भी नहीं होगी। वैसे भी हमारा लंदन का घर 3 बेडरूम वाला था। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन मैं काम से घर पहुंचा। मैंने डोर बेल बजाई। किसी ने डोर नहीं खोला। ये दोनों के दोनों कहां चले गए? काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने अपनी चाबी से डोर खोल लिया। अनुपमा, विवेक, अनुपमा, विवेक। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आए। कहां थे तुम दोनों? मैं नहा रही थी। मैं भी। दोनों एक ही वक्त में नहा रहे थे। हाँ यार, अनुपमा ने मुझे बोला था कि वो नहाने जा रही है, लेकिन मैं भूल गया और उस वजह से मैं भी उसी वक्त नहाने चला गया अपने बाथरूम में, और इसी वक्त तूने बेल बजाई। क्या टाइमिंग है तेरी। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसी नजरों से विवेक अनुपमा को देख रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ये सब खटक रहा था, पर मैं शांत रहा। इसके बाद क्या हुआ? उस दिन से मुझे अनुपमा पर शक होने लगा और फिर मैं बिना बताए घर आने लगा। तो मैंने देखा कि अनुपमा ज्यादा से ज्यादा समय विवेक के ही कमरे में रहती है। मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके बाद मैंने अनुपमा से पूछ लिया कि उसके और विवेक के बीच क्या है, तो उस औरत ने झुठला दिया। बोली कि विवेक के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। फिर क्या हुआ? मैंने विवेक को घर से निकाल दिया। मुझे लगा कि शायद वो घर में नहीं रहेगा तो हमारी शादीशुदा जिंदगी वापस पटरी पे आ जाएगी, पर मैं गलत था। विवेक वापस आ गया क्या? नहीं, पर वो अक्सर अनुपमा से फोन पर बात करता था। मैं लंदन से दूर काम करता था, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही बात रहती थी कि अनुपमा मेरी गैर हाजिरी में विवेक से मिलती होगी। अरे पर ऐसा भी तो हो सकता था कि उन दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं। कैसे हो सकता है? अनुपमा मुझसे छुप छुपा कर विवेक से बात क्यों करती थी? अनुपमा और विवेक का जरूर अफेयर होगा। ठीक है, आगे क्या हुआ? मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे मैं प्रूफ कर सकूं कि अनुपमा और विवेक का चक्कर था। ऊपर से अनुपमा ये बात मानने को ही राजी नहीं थी। इसी बीच मुझे एक देहरादून की कंपनी से जॉब ऑफर हुआ। पैकेज अच्छा था, इसलिए मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली। मैंने सोचा हम इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे तो विवेक से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? सोनू 2 साल का था जब हम इंडिया आए। यहाँ आने के बाद कुछ महीने तो सब कुछ ठीक था। मेरी न्यू जॉब अच्छी थी। हमने किराए पर एक 2 BHK फ्लैट भी ले लिया था। अनुपमा दिन भर बच्चे के साथ ही बिजी थी। मैं भी विवेक को भूल चुका था। फिर एक दिन शाम को मैं घर पहुंचा तो विवेक मेरे घर में था। विवेक को देखकर मेरा माथा ठनक गया। अरे तू यहाँ? तुझे मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैंने अनुपमा से एड्रेस मांग लिया था, सोचा तुझे सरप्राइज दूंगा। विवेक का वो सरप्राइज मेरे लिए शॉक था। मुझे यकीन हो गया कि अनुपमा और विवेक का अभी भी अफेयर चल रहा है और विवेक मुझसे नहीं बल्कि अनुपमा से मिलने आया था। ऐसा क्या हो गया कि राजेश गुलाटी को अनुपमा का मर्डर करना पड़ा और उसके शरीर के 70 टुकड़े करने पड़े? अब ये जानने के लिए देखते रहिए। राजेश गुलाटी को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका अफेयर उसके ही दोस्त विवेक के साथ चल रहा है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर तुझे अपनी पत्नी पे शक था तो तू उसे डिवोर्स दे देता। मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी बेरहमी से। आप भी मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? एक बार फिर अनुपमा और मेरा झगड़ा होने लगा। अनुपमा मान ही नहीं रही थी कि उसका विवेक के साथ अफेयर है।
मैं इस बात से परेशान था। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। अनुपमा और मेरे बीच रोज कहासुनी होती थी और इसी बीच मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोलकाता जाना था, वो भी 2 महीनों के लिए। मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे लगने लगा कि मेरे पीछे पीछे अनुपमा विवेक के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। तुम कोलकाता गए या नहीं? गया था, पर मुझे अनुपमा पर शक था। मैं दिन में कई बार घर पे कॉल करने लगा। फिर क्या हुआ? कोलकाता में मेरी मुलाकात देवोलीना से। देवोलीना बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। मुझे देवोलीना से बातें करना बहुत पसंद था। धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तुझे अपनी पत्नी पर शक था और तू ये जो दूसरी लड़की के साथ प्यार कर रहा था, ये कहां से सही था? इसका कारण भी अनुपमा ही थी। हर चीज का दोष तू उस बेचारी को ही दे रहा है। विवेक जिस दिन से मेरे घर आया था, उस दिन से अनुपमा और मेरे बीच दूरियां बढ़ गई थी। हम दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और हमारा वैवाहिक जीवन मानो खत्म सा हो गया था। और शायद इसी कारण मुझे देवोलीना से प्यार हो गया था। अनुपमा का अफेयर था या नहीं ये नहीं पता, और तूने खुद अफेयर कर लिया। वाह! अब ये बता, तूने अनुपमा का मर्डर क्यों किया? उस दिन क्या हुआ था? मैं कोलकाता से वापस देहरादून पहुंचा और कुछ दिनों बाद अनुपमा को देवोलीना के बारे में पता चल गया। वो मुझसे झगड़ने लगी और डिवोर्स की मांग करने लगी। तुझे तो वैसे भी देवोलीना से प्यार हो गया था, तो अनुपमा को तलाक दे देता ना। वो धमकी देने लगी कि वो सोनू को भी साथ ले जाएगी और साथ ही अब तक के मेरे कमाए हुए सारे पैसे भी। अच्छा, तो तुझे उसे पैसे नहीं देने थे? मैं पैसे देने को भी तैयार था। आखिर सोनू मेरा भी बेटा था। पर उसी वक्त विवेक का फोन आया। मैंने विवेक को बहुत गालियां दी। और फिर तू तो बहुत दूध की धुली बन रही थी ना अनुपमा। देख, तेरे यार का फोन आया है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है ना कि वो मेरा यार है तो ठीक है, तुमसे डिवोर्स लेकर उसी से शादी करूंगी। अनुपमा की ये बात मुझे खल गई। मैंने गुस्से में उसे जोर से धक्का मारा और वो बेड से जाकर टकराई। मैं घबरा गया। राजेश! राजेश! वो मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, पर अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती और मेरे खिलाफ केस हो जाता। ये सोच, कमीने, फिर तूने अनुपमा की लाश के 70 टुकड़े क्यों किए? अनुपमा के मरने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी लाश कैसे ठिकाना दूं। तभी मुझे एक हॉलीवुड फिल्म का मर्डर सीन याद आया। मैं तुरंत बाजार गया। मैंने एक बड़ा चाकू और एक फ्रीजर खरीद लिया। वो क्यों? अगर अनुपमा की लाश मिलती तो पुलिस जरूर मुझ तक पहुंच जाती, पर मैंने सोचा कि उसकी लाश के अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अनुपमा की लाश के टुकड़े करते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं, उस वक्त मैं बस अपनी सोच रहा था। मैं कैसे भी करके इस सब से बाहर निकलने वाला था। मैंने सोचा था कि सारे टुकड़े ठिकाने लगाकर सोनू के साथ कोलकाता चला जाऊंगा और वहां देवोलीना के साथ शादी कर लूंगा। तुझसे बड़ा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तूने अपनी पत्नी को बस इसलिए मार दिया कि तुझे शक था कि उसका अफेयर है, और तो और तूने उसके 70 टुकड़े कर दिए ताकि पुलिस को उसकी लाश न मिले। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा बस चले तो तुझे यहीं मार दूं। ये कहानी सुनकर इंस्पेक्टर का भी दिल दहल गया। इंस्पेक्टर ने सारी बात अनुपमा के माँ और भाई को बताई। अनुपमा! मैं उस वहशी जानवर को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी दीदी का ये हाल कर दिया। कानून उसे कड़ी सजा देगा। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। अनुपमा के साथ जो हुआ वो सोचकर भी परेशान हो जाता हूं मैं। माँ जी, आपकी बेटी तो नहीं रही, पर उसका बेटा अब आप दोनों की जिम्मेदारी है।
अनुपमा की माँ ने सोनू को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। कोर्ट में जज ने सब कुछ अच्छे से सुना और राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्र कैद से भी बड़ी कोई सजा होती तो शायद उसे वो भी मिलती, क्योंकि अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 70 टुकड़े करना ये बहुत ही घिनौना क्राइम है। शायद ही भारत में कभी ऐसा कोई क्राइम हुआ हो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।